नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कैसे केस टेकिंग ली जाए एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिजीज़ की। तो हैनीमैन सर ने 100 एफॉर्जम में बताया है कि इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिजीजेज इट इज़ अ मैटर ऑफ नो इम्पॉर्टेंस whether or not anything of a similar kind or name ever occurred before. Neither the novelty nor peculiarity of such an epidemic makes any difference in the manner of its examination or cure, because under all circumstances the physician should presuppose the true image of any prevalent disease to be new and unknown. यहाँ पर एनिमल सर कहते हैं कि कोई भी एपिडेमिक या स्पोरेडिक डिजीज़ आए, कोई भी न्यू आए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर उसका नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक। और कोई भी मतलब या उससे पहले कोई भी डिजीज़ आ चुकी है उसी सिमिलर काइंड की, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं रखता। यहाँ पर एनिमल सर सिर्फ और सिर्फ केस टेकिंग में एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई भी डिजीज़ आ रही है तो हमें उसे पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। कोई नई डिजीज़ है, एपिडेमिक है, कोई स्पोरेडिक है, या हमारे जितने भी एक्यूट केसेस जो हम लेते हैं उनको उसी तरह से देखना है कि सारे उनके सिम्टम्स हमको कलेक्ट करने हैं, लेने हैं, और उसी के आधार पे हमें मेडिसिन का चयन करना है, ठीक है। तो कोई भी न्यू डिजीज़ है, कुछ भी है, उसको हमको उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे हम सारे केसेस करते हैं। ही शुड therefore investigate it anew and thoroughly by itself. कोई भी हमारे पास केस आए तो हम उसको नाम के आधार पर कभी भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। जितने भी एपिडेमिक हैं, जैसे अभी कोरोना ही आया था, इससे पहले बहुत सारे एपिडेमिक्स आ चुके, जैसे कि आपका क्या है, प्लेग है ना, मीज़ल्स है, और जितने भी हैं, तो उन सब में क्या करना है कि हमको एज आ न्यू केस की तरह ही ट्रीटमेंट देना है, पहले से सपोज करके, और उसकी जो मेडिसिन हैं उसके आधार पर उसका चयन नहीं करना है, ठीक है। He should therefore investigate it new and thoroughly by itself. If he claims to be a master of art of healing, who neither allow conjectures to stand in the place of actual perceptions, nor ever presume to know the particular of a case of disease entrusted to him, without previous careful inquiry concerning ऑल ऑफ इट्स मैनिफेस्टेशंस। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वो अपने आप को फिजिशियन जो है एक ट्रू हीलर मानता है, एक मास्टर मानता है, अगर आप अपने आप को आर्ट ऑफ हीलिंग का, तो उसको हर केस को एक नए तरीके से देखना है और उसके सारे सिम्टम्स जितने भी मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं उन सबको लेना होगा और उसके आधार पर ही उसका चयन करना होगा। दिस इज़ particularly applicable to every prevailing epidemic, which is in many respects a phenomenon of a peculiar kind, that will be found on careful examination to differ much from all previous epidemics to which specific names are enormously applied, excepting however the epidemic endangered by an unwearing contagion such as smallpox and measles etc. तो इनको यही कह रहे हैं यहाँ पर पूरा कि कोई भी डिजीज़ आ रही है, ठीक, एपिडेमिक है, बहुत उसमें फैली हुई है, तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें उसको एज अ न्यू ट्रीट करना है, उसके सारे साइन एंड सिम्टम्स को लेना है। फिर नेक्स्ट इसके 101 एफर्जम में ये कहते हैं कि इट इज़ possible that a physician meeting with the first case of a certain epidemic should fail to perceive at once its perfect image, because every collective disease of this kind will not manifest the totality of its symptoms and characters until several cases have been carefully observed. तो 101 में ये कहते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है फिजिशियन के लिए कि वो एक ही केस में सारे सिम्टम्स को ना देख पाए। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से न्यू आई है डिजीज़, तो अपनी एक परफेक्ट इमेज किसी एक पेशेंट में नहीं देगी।
ठीक है। तो उसके लिए हमें कई केसेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक, तब जाके एक जो कहते हैं ना कि उसका एक जो है मेडिसिन निकल के आएगी जिसको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे पास पेशेंट आएंगे उसके सारे सिम्टम्स को पहले कलेक्ट करें और उन्हीं के आधार पे उनको मेडिसिन देते चलें। लेकिन जो एपिडेमिक का अगर हमें उस डिज़ीज़ की पूरी तरह से क्या नॉलेज गेन करनी है, ठीक है, और पेशेंट्स को हमें क्या करना है, पहले से मेडिसिन देनी है, तो उसके लिए हमें कई सारे केसेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक इमेज, परफेक्ट इमेज बनानी पड़ेगी उस मेडिसिन डिजीज़ की। But after having observed 1 or 2 cases of this kind, a physician accustomed to exact observation may approach the true condition of the epidemic so closely that he is enabled to construe a characteristic image of same and ever to discover the appropriate homeopathic remedy. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब फिजिशियन जो है उसके पास 2-3 केसेस 4 केसेस जब इस तरह के आ जाते हैं तो वो उससे कस्टम हो जाता है, परिचित हो जाता है, और फिर एक जो है अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी उसकी निकल आती है, ठीक है, उस इमेज की जो वो डिज़ीज़ उस समय फैली हुई है, एपिडेमिक स्पोरेडिक डिजीज़ है, ठीक। फिर 102 में कहते हैं कि बाय राइटिंग डाउन द सिम्टम ऑफ सेवरल केसेस ऑफ दिस काइंड द स्केच ऑफ डिजीज़ विल ग्रेजुअली बिकम मोर कंप्लीट। जैसे जैसे हम और सारे पेशेंट से मिलते जाते हैं, चूँकि एपिडेमिक है तो उस तरह के कई केसेस हमारे पास आएंगे, तो फिर एक पूरा खाका, पूरा स्केच जो है उस डिज़ीज़ का तैयार होता जाता है ग्रेजुअली, और वो मोर कंप्लीट होता जाता है विदाउट बीइंग एनलार्ज्ड बाय एडिशनल फ्रेजेस। इट विल बी मोर क्लोजली डिफाइंड, और उसको हम फिर बहुत अच्छे से और डिफाइन कर सकते हैं, मोर कैरेक्टरिस्टिक उसके दे सकते हैं, एंड मेड टू एम्ब्रेस मोर ऑफ अ peculiarity of this collective disease. General signs such as want of appetite, sleeplessness, etc. are specified and defined, while more prominent and special symptom which is rare in this and peculiar only a few disease will be made conspicuous by proper notion and will constitute the characteristic of the epidemic. यहाँ पर कह रहे हैं कि जनरल साइन एंड सिम्टम के अलावा भी हमें मोर करेक्टरिस्टिक सिम्टम उसके मिल जाते हैं जिससे हम उस डिजीज़ की पहचान कर सकें। बाकी स्लीपलेसनेस हो गया, एपेटाइट, वांट ऑफ एपेटाइट, ये सब जो है नॉर्मल सिम्टम है, जनरल सिम्टम है, ये तो अधिकतर डिजीज़ में पाए जाते हैं, बट मोर प्रोमिनेंट सिम्टम्स की ओर हम तब बढ़ने लगते हैं एक करेक्ट उसकी इमेज बनाने के लिए। The individual who suffer from a prevalent epidemic are apt to be affected alike because each case arises from same source. Nevertheless, neither the totality and scope of such epidemic nor the totality of its symptom knowledge of which is necessary for purpose of obtaining a perfect image of the disease and the selecting the suitable homeopathic remedy for the same are to be observed upon a single patient. Such knowledge is only to be obtained in a perfect manner by observation of the affections of several patients of different bodily constitution. यहीं पर कह रहे हैं जब हमारे पास पहला केस आता है तब हम उसकी ज़रूरी नहीं है कि उसकी पूरी टोटलिटी हमको मिल पाए, लेकिन इस तरह के जब हम कई सारे केसेस देखते हैं तो हमें एक परफेक्ट इमेज मिल जाती है उस डिज़ीज़ की, और फिर हम परफेक्टली पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक फुटनोट दिया है 102 में, इफ़ द फिजिशियन हैड बीन एबल टू सेलेक्ट in the first case of appropriate remedy nearly approaching a homeopathic specific, the subsequent case will either confirm or appropriateness of choose remedy or point out a still more suitable homeopathic remedy. कहते हैं अगर फर्स्ट केस में ही वो बहुत पास की रेमेडी में पहुंच जाता है, मोर अप्रोप्रिएट रेमेडी में पहुंच जाता है तो अच्छी बात है, कंफर्म, तो फिर और केसेस के द्वारा हम उसको और कंफर्म करते चले जाते हैं कि ये इसकी एकदम सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी है, मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी है इस एपिडेमिक डिजीज़ के लिए या इस स्पोरेडिक डिजीज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद 103 एफोर्जम है, द मैथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एक्यूट एपिडेमिक डिजीजेज वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय मी इन द एग्जामिनेशन ऑफ अनवेयरिंग miasmatic chronic diseases, particularly in the study of SORA.
कह रहे हैं कि जैसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इन एक्यूट एपिडेमिक डिजीजेस का, इसी तरह से कुछ एक जैसी मियाजमेटिक वाली क्रॉनिक डिजीजेस भी हैं, तो यही फॉर्मूला उस पर भी अप्लाई करते हैं। जैसे बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस भी होती हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि these diseases require much greater care and diligence that had hitherto been devoted to them in order to discover the whole range of their symptom। तो इन जो कि मियाजमेटिक क्रॉनिक डिजीजेज हैं एक जैसी, तो इनके लिए और ज़्यादा थोड़ा हमको क्या है परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी इनके सिम्टम्स को नोट डाउन करने के लिए। इन दिस केस also one patient present only a portion of those symptoms, while a second and third etc exhibit is still another set which constitute as it were but a detached fragment of the totality of symptom belonging to entire chronic disease। इसमें भी यही कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सेट ऑफ सिम्टम मतलब जो पेशेंट आते हैं, सेकेंड आते हैं, थर्ड आते हैं, तो हर कोई कुछ पोर्शन ऑफ डिजीज़ को लेकर के आता है। तो उस तरह से हम फ्रेगमेंट्स में इसकी पूरी टोटलिटी को लेते हैं, थोड़े थोड़े कलेक्ट करते हैं और एक ट्रू इमेज, एक पर्टिकुलर एक ट्रू क्रॉनिक इमेज बन के तैयार होती है इस डिजीज़ की। अ कॉम्प्लेक्स लाइक दिस पर्टिकुलरली दैट ऑफ सोरा, और ये जो मतलब है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये पर्टिकुलरली किसके कारण है, सोरा के कारण है। कुड ओनली बी असर्टेन बाय एग्जामिनिंग अ ग्रेट मैनी क्रॉनिक केसेस, और इसको हम बहुत सारे केसेस के द्वारा ही एग्जामिन कर पाएंगे। विदाउट अ कंप्लीट इमेज कंस्टिट्यूट आउट ऑफ टोटलिटी of these symptoms it would be impossible to discover the medicine particularly antisoric। तो ये कह रहे हैं कि बिना हम कई सारे केसेस के देखे हम इस जो डिजीज़ है, इस क्रॉनिक मियाजमेटिक डिजीज़ की जो एंटीसोरिक है, वो हम बिना कई सारे पेशेंट को देखे हुए नहीं निकाल पाते हैं। एक ट्रू इमेज चाहिए इसके लिए, ठीक है। फॉर द होम्योपैथिक क्योर ऑफ द इंटायर डिजीज़, इस पर्टिकुलरली इस क्रॉनिक मियाजमेटिक डिजीज़ के लिए, होम्योपैथिक क्योर के लिए हमें क्या चाहिए, एक मियाजमेटिक इंटायर केस को ठीक करने के लिए एक एंटीसोरिक मियाजमेटिक डिजीज रेमेडी चाहिए। बट हैविंग डन सो दीज मेडिसिन्स प्रूव टू बी ट्रू रेमेडीज फॉर इंडिविजुअल केसेस ऑफ क्रॉनिक इविल्स ऑफ दिस काइंड। और इस तरह से जो ये निकलेगा वो इंडिविजुअल केसेस के लिए, क्रॉनिक इविल के लिए एक ट्रू रेमेडी होगी, एंटीसोरिक, ट्रू एंटीसोरिक रेमेडी होगी। तो ये जो है और इसमें जो हम केस टेकिंग पढ़ रहे हैं, इसमें एक ग्लैंस रेफोर्जम बचा है 104। यहाँ पर इन्होंने बात की है, क्या देखते हैं। When all the prominent and characteristic symptom collectively forming an image of a case of chronic or any other disease have been carefully committed to right, the most difficult part of the labor will have been accomplished। कह रहे हैं अगर हमने, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने जितने भी मतलब प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे वो लिख लिए, है ना। यहाँ केस टेकिंग है, तो केस टेकिंग में हम क्या कर रहे थे अभी तक, केस टेकिंग में हम एक इमेज बना रहे थे डिजीज़ की, ठीक है। पेशेंट से क्वेश्चन पूछ करके, उसके अटेंडेंट से क्वेश्चंस पूछ करके, ठीक है, एक ट्रू इमेज बना रहे थे। और अगर हमने ये क्रॉनिक डिजीज़ हो या एक्यूट डिजीज़ हो या कोई भी एपिडेमिक डिजीज़ हो, उसकी अगर हमने टोटलिटी ऑफ डिजीज़, है ना, टोटलिटी बना ली सिम्टम्स की, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ लेबर विल हैव बीन अकम्प्लिश। तो हमारा सबसे जो लेबोरियस वाला पार्ट था वो हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट क्या है, एक पोर्ट्रेट बनाना डिजीज़ की, ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है जो हमें फिनिश करना होता है। उसके लिए पूरा सर ने केस टेकिंग कितने सारे एफर्ट्स में दी और कैसे कैसे एक माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखा गया कि किस तरह से हमें केस लेना है, किस तरह से बताना है, किस तरह से नरेट करना है पेशेंट को, है ना। और इस तरह से तो हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा काम जो है अगर हमने केयरफुली उन सबको लिख लिया तो कंप्लीट हो जाता है। द इमेज विच हैज़ नाउ बीन the image which has now been constitute
फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। जब हमने इमेज बना ली पर्टिकुलरली क्रॉनिक डिजीज़ की भी, तो वो वही बेसिक है हमारे ट्रीटमेंट का, ठीक। दिस इमेज इज़ ऑलवेज accessible to the physician whom it enable to oversee all its parts, to mark its characteristic sign representing the disease and to prescribe a homeopathic remedy। तो यही एक इमेज जो है वो उस डिज़ीज़ को रिप्रेजेंट करेगी और उसके लिए हम जो है होम्योपैथिक रेमेडी उसी तरह से प्रिस्क्राइब करेंगे। दैट इज़ वन विच इन इट्स इफेक्ट ऑन हेल्दी पर्सन प्रोड्यूस सिम्टम स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू दोज ऑफ द डिजीज़। तो हम होम्योपैथिक रेमेडी कैसे वो देंगे उसको कि इसी तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लेकर के जो रेमेडी आएगी, ठीक है, जो रेमेडी में इस तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे जो हमने कलेक्टिव यहाँ पर किए हैं पेशेंट से पूछ के, उनका हमको मिलान करना है, मैच कराना है और फिर सिमिलर रेमेडी देनी है। This remedy is found by comparing list of symptoms of all remedies that have become known in regard to their purely pathogenic effects। और इस तरह से जो रेमेडी के हमने सिम्टम्स लिए होंगे और कहीं कलेक्ट किए होंगे तो पैथोजेनिक सिम्टम्स, पैथोजेनिक इफेक्ट, उनसे हम उसका मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, मिलान करेंगे, उन लिस्ट से मिलाएंगे। Upon subsequent inquiry concerning of effect of the remedy and the change of feeling it has produced in the patient, and after having made a new record of the case, the physician will only have to omit from his diary that portion of the original group of symptom which has been improved and to note what remain or what the subsequent appeared in the form of a new symptoms। इसके बाद क्या कहते हैं कि जैसे हमारे पास हम रेमेडी देंगे तो फिर उसके बाद हमें फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप आएगा, क्या सिम्टम रह गए, क्या बचे, क्या नहीं रह गए, ठीक है, उसकी भी हमको फिर क्या है लिखना है, नोट डाउन करना है, लिस्ट बनानी है। तो आगे हमें एनिमल सर हर एक पॉइंट पर हर एक जगह गाइड करते चलते हैं कि कैसे हमें क्या क्या करना है, ठीक। अब हमने केस ले लिया, अब हम आगे इसमें है ड्रग प्रूविंग कि किस तरह से हमने लिस्ट बनाएंगे हम मेडिसिन्स की, उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। आगे हम आगे जो है फॉर्जम 105 शुरू होगा, केस टेकिंग यहीं पर हमारी ख़त्म होती है। इसके बाद 105 शुरू होगा जिसमें हम आगे ड्रग प्रूविंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।